अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। ये हमारा 9वां वन शॉट लेक्चर है जो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का। भले आपने पूरे साल ना पढ़ा हो, कोई मसला नहीं, ये आखिरी के 2 महीने इसलिए तो हैं, हम वन शॉट लेक्चर आपके लिए इसलिए तो निकाल लें ताकि आप भी है ना अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें और अपने पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकें। बोर्ड में अगर आपने टॉप करना है तो ध्यान से ये लेक्चर सुनिएगा, आप भी है ना अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बस दिल लगा के और मेहनत करनी है आपने, और ध्यान से ये लेक्चर आपने सुनना है। वन शॉट लेक्चर आप लोग के लिए इसलिए निकाला है। साथ में आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए हमने कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, यहाँ पे हमने नोट्स डाले हैं आप लोग के लिए फ्री के। आप इसको जाके खोलेंगे तो आपके पास गूगल ड्राइव की लिंक खुलेगी, उसमें नोट्स पड़े हुए तमाम के तमाम सारे टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। और ये कोई एमी नोट्स नहीं है, ये हमारे बैच के जो 300 बच्चे जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे उनके नोट्स हैं, हमने कंपाइल करके डाले हुए हैं ताकि आप भी है ना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ये 2025 के हमारे बैच के टॉपर बच्चों के नोट्स हैं, तो वो नोट्स जाके आप खोल लें। और साथ में आप हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी उन बच्चों की तरह आप 90% मार्क्स ला सकें। हम A to Z आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, और साथ में 3 गेस्ट पेपर्स भी देते हैं विद स्पेशल एग्जाम राइटिंग सेशंस। इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% मार्क्स आते हैं। हमारे पास पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 800 रुपये सिर्फ एक सब्जेक्ट के, और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं 7 के 7 सब्जेक्ट्स तो उसके 3000 रुपये। 2 महीने में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे ताकि आप भी 90% मार्क्स ला सके सारे सब्जेक्ट्स में। बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है, इस नंबर पे आप मैसेज कर लें हमें, और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, आप हमें मैसेज कर लें, हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी रिवीजन बैच में। तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। So today we are going to start our new chapter, chapter number 9, chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम पे कुछ बात कर लेते हैं। हमारे पास जो रिएक्टेंट है, इट विल कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट। कि जो हमारा कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, हम और हमारी कोई भी प्रोडक्ट जो हम बनाना चाहें अपनी मर्जी से बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम रिएक्टेंट में कार्बन और ऑक्सीजन को लेते हैं और हम कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, या हम कहते हैं कि हमें वाटर चाहिए रिएजेंट रिएक्टेंट, और हम वाटर को तोड़ रहे हैं और हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस चाहिए। ये हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो सकता है जो एट अ टाइम चल रहा हो। अब हर तरह के 2 रिएक्शन हैं। जहां पर आप कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हो वहां पर आप कार्बन डाइऑक्साइड तोड़ भी तो सकते हो। कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, मैंने 2 एग्जांपल ली कि पहले मैं क्या कर रही हूँ, पहले वाले स्टेप में मैं कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हूँ। लेकिन मेरे पास ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ दूं और मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन मुझे वापस मिल जाए। इसी तरह एक और पॉसिबिलिटी मेरे पास है कि मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके मैं वाटर बनाऊं, देन फिर मैं उस वाटर को भी तो डिकम्पोज करके दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकती हूँ। ये दोनों पॉसिबिलिटीज मेरे पास है, मैं दोनों तरह से रिएक्शन कर सकती हूँ। अब होता ये है कि ये दोनों जो रिएक्शंस है हमारे पास, ये एट आर टाइम भी होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरा गोल क्या है, मेरा गोल ये है कि मैं कार्बन हाइड वाटर बनाऊं, कि मेरे पास आई हैव H2 एंड I2 मेरे पास है, उसको मैं कंबाइन करके, जैसे ना वाटर वाले एग्जांपल पे ही स्टिक रहते हैं, कि मैं H2 एंड O2 को कन्वर्ट करो और ये मुझे H2O में कन्वर्ट कर। लेकिन उसी वक्त जब मेरे पास वाटर बन रहा हो भी तो सकते हैं कि जो H2 है वो दोबारा से टूट के ये से दोबारा बनाना शुरू करते। हमारे पास चीजें यानी H2 एंड O2 आपस में हमारे पास कंबाइन हो रहे हैं और ये कंबाइन करके H2O बना रही है, वाटर बना रही है। इन द सेम वे जो हमारे पास वाटर है वो डिकम्पोज होना शुरू हो एट द सेम टाइम, उसी वक्त ही। अगर हमारे पास वाटर डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाए और वो दोबारा से रिएक्टेंट बना दे, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस।
कि वो क्या इस रिएक्शंस में क्या होता है कि जब हम कोई भी अपनी प्रोडक्ट रिएक्टेंट ले रहे होते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, हम कोई भी रिएक्टेंट ले रहे होते हैं और वो कंबाइन करके हमारे पास प्रोडक्ट बना देता है, कोई भी है और वो हमारे पास कंबाइन करके प्रोडक्ट बना देता है और एट द सेम टाइम प्रोडक्ट दोबारा से हमारे पास रिएक्टेंट बना दे, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जो कि नॉन रिवर्सिबल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है और वो कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा आपके पास। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, सॉरी ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं यस इरिवर्सिबल रिएक्शन। कि इनमें क्या होता है कि पॉसिबिलिटी कि जो प्रोडक्ट है वो दोबारा टूट के रिएक्टेंट बनाए, उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। आई एम रिपीटिंग, लेट मी अगेन रिवाइज कि हमारे यहाँ जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। अब हम कोई भी केमिकल स्पीशी ले सकते हैं, एज एन रिएक्टेंट ले सकते हैं, एज एन प्रोडक्ट ले सकते हैं। हम चाहे वाटर को बना रहे हैं या चाहे वाटर को डिकम्पोज कर रहे हैं, हम कोई चीज़ को बना रहे हैं या बना के फिर तोड़ रहे हैं, तो वो हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है और वो भी कोई भी किसी भी तरह के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। देन हमारे पास रिएक्शंस आते हैं। अब ऐसा टाइम ऐसा भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं और हम उनको कंबाइन करके केमिकल बना रहे हैं और एट द सेम टाइम उसी वक्त ही वो केमिकल टूटना शुरू कर दे और वो दोबारा से वही रिएक्टेंट बना दे। इस तरह के रिएक्टेंट्स को हम रिवर्सिबल कहते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब रिएक्टेंट ने कंबाइन किया वो प्रोडक्ट बनाए और वो जो प्रोडक्ट बन गए हैं वहां पर आकर आपका स्टॉप हो जाएगा, आगे वो दोबारा से ये टूटने की जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं होगी। ऐसे रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट में हमारे पास इंट्रोडक्शन है अ कंप्लीट रिएक्शन। एक हमारे पास एक कंप्लीट मुकम्मल रिएक्शन है, इज अ रिएक्शन, वो रिएक्शन है इन विच ऑल रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, जिनमें तमाम के तमाम जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। हाउएवर मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस आर नॉट कंप्लीटेड, वो कंप्लीट नहीं होते बल्कि उनमें प्रोडक्ट भी रहती है और रिएक्टेंट भी बनती है। इन सच रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो रिएक्ट करते हैं आपस में और रिएक्टेंट्स को दोबारा बना देते हैं एट द सेम टाइम। उसी वक्त जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बनाएगा। these reactions are called irreversible reaction। ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। अब होता क्या है बेसिकली, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आगे पूरे चैप्टर में आप रिवर्सिबल रिएक्शंस ही पढ़ोगे। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है और वो हो रहा है, लाइक H2 है, I2 है और वो रिवर्सिबल है और वो 2HI है हमारे पास बन। अब क्या हो रहा है कि जो रिएक्टेंट हैं, यानी जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और जो प्रोडक्ट है वो अगेन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही। हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो अगेन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही है। ये दोनों चीजें मुसलसल एक साथ चलती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन सेम रखी हुई है। अब ऐसा होगा कि जिस रेट से, जैसे हमने रेट पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में, जिस रेट से ये प्रोडक्ट बन रही है उसी रेट से हमारे पास वो टूट भी रही है, या हम कह रहे हैं उसी रेट से हमारे पास रिएक्टेंट भी बन रही है। जिस रेट से, या नॉर्मली आप ये कह लो कि जिस स्पीड से आपके पास रिएक्टेंट बन रही है, जिस स्पीड से आपके पास रिएक्टेंट बन रही है उसी स्पीड से हमारे पास क्या हो रही है, प्रोडक्ट भी बन रहे हैं। दोनों रिएक्शंस, चाहे वो प्रोडक्ट बन रही है या चाहे टूट रही है, या रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं या प्रोडक्ट रिएक्ट कर रहे हैं, जिस स्पीड से दोनों चल रहे हैं उसी स्पीड से अगर वो होता रहेगा तो वो हमारे पास इस उस स्टेज को, जब वो स्टेज आ जाएगी, ऑफ कोर्स शुरू में जब हमारे पास क्या होता है कि रिएक्टेंट, शुरू में हमारे पास क्या होता है कि स्टार्ट में हमारे पास रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, वो आपस में कंबाइन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं और वो फिर आगे से क्या बनाते हैं, HI बना देते हैं, हाइड्रोजन प्रोडक्ट बना देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट ज़्यादा होते रहते, ज़्यादा होते रहते, ज़्यादा होते रहते,
मतलब एक लिमिट में वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जो प्रोडक्ट है वो टूटना शुरू कर देते हैं। अब उधर से रिएक्टेंट, प्रोडक्ट तो बन रही है, रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, और साथ में हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट टूट भी रही है। अब दोनों रिएक्शन के जब रेट आपस में इक्वल हो जाएंगे, जिसे मैं यहाँ मेंशन करूँ, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड का मैं एफ लिख दूँ, इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और यू कैन से द रिवर्स रिएक्शन। rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction। उसको हम बोलते हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। हमारे पास क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया है। अंडरस्टैंडिंग इक्विलिब्रियम इज इंपॉर्टेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। इक्विलिब्रियम रिएक्शंस आर इन्वॉल्वड इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ कमर्शियल प्रोडक्शन। जब आपने कमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब होता है बहुत बड़ी स्टेज के ऊपर, जब आपके पास कोई पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, हर इंडस्ट्री में आपके पास रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो आपके पास अमोनिया है, सल्फ्यूरिक एसिड है, डिफरेंट तरह के आपके पास चीजें प्रेजेंट होती हैं। उन सारे इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करो, इन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप केमिकल इक्विलिब्रियम को समझो, आप कंडीशंस को समझो कि कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस किस तरह से हैं। आपके इक्विलिब्रियम के बहुत से फ़ायदे भी हैं, बहुत से नुकसान भी हैं, करेक्टरिस्टिक्स भी है जिनके बेस पे हमने उसको करना। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। ये बात याद रहे कि इक्विलिब्रियम जो है वो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के केस में हमारे पास होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शंस। हम उन्हीं रिवर्सिबल रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं, और डायनामिक बातें वही हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, बस उसको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ और डिफरेंट कंडीशंस के साथ पढ़ा जा रहा है। What happened when some liquid is placed in a container? अब हम क्या करें, हम एक लिक्विड को रख रहे हैं एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर। What happened when some liquid is placed in a closed container? हम क्या कर रहे हैं, एक लिक्विड को एक क्लोज कंटेनर में रख रहे हैं। Some of the liquid changes physically as it evaporates. लिक्विड क्या करेंगे, खुद को फिजिकली चेंज करेंगे और वो इवापोरेट हो जाएंगे, उनकी इवापोरेशन हो जाएंगी। इवापोरेशन का क्या मतलब है कि जो लिक्विड्स हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सम ऑफ द लिक्विड चेंजेस फिजिकली एज इट इवापोरेट्स। जब लिक्विड्स क्या करते हैं, हमारे पास फिजिकली चेंज होते हैं जब उनमें इवापोरेशन होती है। व्हेन मोर लिक्विड इवापोरेट्स, some of the vapor condensed as a result of cooling from the surface of a liquid. Okay, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ कि हम क्या करें, कोई भी लिक्विड है हमारे पास और उसको एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर एक लिक्विड ले रहे हैं। ये लिक्विड प्रेजेंट है हमारे पास, ये लिक्विड हमारे पास प्रेजेंट है। अभी लिक्विड क्या करेगा, वेपर्स में कन्वर्ट होके इवापोरेट करेगा। ये लिक्विड्स क्या करेंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, यानी यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये तो क्लोज है, ये तो आपके पास क्लोज है, ये बाहर तो नहीं जा सकते। अब यही वेपर्स आपस में मिलेंगे और टकरा के नीचे वापस लिक्विड में बन जाएंगे। ये हमारे पास लिक्विड है और यही लिक्विड आपस में वेपर्स बना देंगे और फिर वेपर्स अगेन रिपीट हो जाएंगे। लिक्विड लिया है हमने क्लोज कंटेनर के अंदर, वो जो लिक्विड लिया है हमने वो हम उसको इजीली वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब क्लोज कंटेनर है, ऑफ कोर्स के जो वेपर्स हैं वो इन्वायरमेंट में तो नहीं है जो एस्केप करेंगे, अब वहीं पे प्रेजेंट होंगे तो वो दोबारा से कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे एट द सेम टाइम। उसी टाइम पे वो क्या करेंगे, उसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो उसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स अब लिक्विड से वेपर्स भी बन रहे हैं और वेपर से अगेन हमारे पास लिक्विड भी बन रहा है। जब ये दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे, यानी इवापोरेशन बनने का रेट और इवापोरेशन से इवापोरेट होने का रेट और इवापोरेशन से लिक्विड बनने का रेट, जब ये दोनों इक्वल्स हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ गई। अब आप इसको दोबारा से पढ़ें अगर हम, तो What happened when some liquid is placed in a closed container? क्या होगा अगर हम कुछ लिक्विड्स को क्लोज कंटेनर में प्लेस कर देंगे।
सम ऑफ द लिक्विड चेंज फिजिकली एज इट इवेपोरेट्स, कुछ लिक्विड्स क्या करेंगे, खुद को फिजिकली चेंज करेंगे जैसे ही वो इवेपोरेट करेंगे। When more liquid evaporates, जब बहुत ज़्यादा liquids evaporates हो जाएंगे, some of the vapors as the result of collision with the surface of a liquid, अब जो vapors हैं वो collision के साथ surface collision करेंगे liquid के surface के साथ and then वो वापस back हो जाएंगे। Finally, the rate of evaporation equals the rate of condensation, जो हमारे पास evaporation है वो condensation के equal हो जाएगी, तो आप इस कहेंगे कि बैलेंस आ गया है। Many chemical reaction do not end in such reaction, बहुत सारे जो chemical reaction उनमें ये चीजें नहीं होती हैं। The conversion of reactant into the product and conversion of products into the reactant can occur simultaneously. A reaction in such of the product can react with each other to form the original reactant again. वो reaction जिनमें हमारे पास जो product है वो आपस में react कर सके और original reactant दोबारा से बना सके, उन्हें हम कहते हैं reversible reaction. A reversible reaction proceeds in a both direction, forward reaction and reverse direction under the same condition. ये बात आपने याद रखनी है। आपके पास सेम कंडीशन में ये फिनोमिना होगा, अगर आप कंडीशन को चेंज करोगे, बहुत कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, तो वो चीजें उस तरह से नहीं चलेंगी। आपने कंडीशंस को सेम रखना है। These reaction never end. अब ऑफ कोर्स ये रिएक्शन कभी भी एंड नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो उधर से H2 और I2 कंबाइन होते जाएंगे और वो प्रोडक्ट बनाते जाएंगे, और साथ ही जो प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज होती जाएगी और वो रिएक्ट बनाती जाएगी। यानी ये दोनों साइकिल चलता रहेगा, ये कभी भी एंड नहीं होगा हमारे। आर द रिवर्सिबल सेम कंडीशंस में, वही बात आपकी आ गई सेम कंडीशन में। हाँ, अगर हम कंडीशन चेंज करेंगे तो चेंजेस तो हमारे पास होंगे। आर द रिवर्सिबल चेंजेस, अब यहाँ पे वो बात आगे जो आप पूछ रहे थे कि फिजिकल और केमिकल रिवर्सिबल चेंजेस हमारे पास फिजिकल। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो मैंने एग्जांपल दी ये तो केमिकल चेंज की एग्जांपल है जो कि रिवर्सिबल में है, और जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लिक्विड वाले में तो ये हमारे पास फिजिकल चेंज की एग्जांपल है कि हमारे पास फिजिकल चेंज भी आपके पास रिवर्सिबल हो सकता है। ये हमारे पास फिजिकल चेंज की एग्जांपल है और ये हमारे पास केमिकल, दोनों चेंज आपके पास रिवर्सिबल हो सकते हैं। और हमारे पास ये डबल एरो है जिससे हम इंडिकेट करते हैं। ये सारे एग्जांपल्स आपको रिवर्सिबल रिएक्शंस के दिखेंगे, आपने इनको इनकी कंडीशंस के साथ याद करना है। ये सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन कंबाइन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रही है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 एटीएम प्रेशर। देन हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 एटीएम प्रेशर। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रही है, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक स्पार्क आ रहा है। Okay. अब हम क्या करते हैं, अब किसी भी एक एग्जांपल्स को आप ले सकते हैं। बुक में आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को डिस्कस किया गया। हमने क्या किया, इन दोनों गैसेस को लिया है सील्ड कंटेनर के अंदर। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों गैसेस को ले रहे हैं सील्ड। सील्ड का मतलब है बंद कंटेनर के अंदर आप इसे ले लोगे। अब वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करेंगे, कार्बन सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देंगे। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है वो टूट जाएंगे और सल्फर यानी अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास एक सील्ड कंटेनर है। सील्ड कंटेनर के अंदर सबसे पहले आपने सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ली है, वो कंबाइन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएंगे और अगेन सल्फर ट्राइऑक्साइड टूटेगा और ये रिएक्टेंट दोबारा बना देगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये खुला हो, हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि सील कंटेनर है, तो अगर हमारे पास ओपन होता तो चांसेस हैं कि कोई गैस बाहर चले जाए। सल्फर डाइऑक्साइड भी तो गैस है, वो इन्वायरमेंट में जाके गुम हो जाए। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें सील कंटेनर लेना है, तभी हमारे पास रिएक्शन पॉसिबल होगा। इसी चीज को यहाँ पे उन्होंने बहुत इलाबोरेट करके लिखा गया है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल ब्रेक टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो अगेन दोबारा टूट जाता है हमारे पास और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। व्हाट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हमारे पास किस तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इन द फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास लेफ्ट टू राइट में अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, फर्स्ट रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड।
जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। और जो नेक्स्ट रिएक्शन है जो कि हमारे पास है, उसमें हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज होने के बाद वो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना देगा। मैंने रिएक्शन विच रिएक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इनमें हम कौन से रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे और कौन से रिएक्शन को हम रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। इन द बिगनिंग देर इज नो SO3। बिगनिंग में हमारे पास कोई SO3 नहीं था, सो द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज 0। ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज हायर। वही बात आ गई कि जब आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट तो आप यहाँ से करोगे ना, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास ये पॉइंट, आपकी चीज आपके पास स्टार्ट में आएगी। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को कंबाइन करोगे। तो इन दोनों को जो कंबाइन करने की पावर है या आप कह लो स्पीड है या जो रेट है वो ज्यादा होगा। ये आहिस्ता 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 ज्यादा बनाएंगे और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते रहेंगे। एक पॉइंट आएगा कि जब सल्फर ट्राइऑक्साइड इतनी बन जाएगी कि वो अब दोबारा से कन्वर्ट हो सकेगी इसमें। तो जब बिल्कुल स्टार्ट होगा तो जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो 0 होगा। रिएक्टेंट के हाई कंसंट्रेशन की वजह से जो स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो हाईएस्ट है। एज द रिएक्शन प्रोग्रेस, जैसे जैसे हमारे पास रिएक्शन बनता जाएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस। जो हमारे पास कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी और जो फॉरवर्ड है रिएक्शन वो भी हमारे पास उसी हिसाब से कम होता जाएगा और रिवर्स रिएक्शन बढ़ता जाएगा। और एक स्टेज आएगी जब ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। एज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इंक्रीजेस, जैसे जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, a small amount of sulfur trioxide slowly decompose into sulfur dioxide and oxygen। जो हमारे पास स्मॉल अमाउंट है वो स्लोली हमारे पास डिकम्पोज हो जाएगी। दिस मीन्स दैट द रिवर्स रिएक्शन हैज स्टार्टेड। इसका मतलब है कि अब आपका रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर SO3 एक्ट एज अ रिएक्टेंट। हमारे पास जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो रिएक्टेंट के तौर पे काम करेगा और देन अब प्रोडक्ट क्या बन रही है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बन रही है। इसको आप कहोगे ऑपोजिट रिएक्शन। यानी जिस जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो दो चीजों से, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से जिससे आप स्टार्ट कर रहे हो, वो हमारे पास क्या होंगी, वो हमारे पास क्या होंगी, आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन आएगी और जो उसके बाद फिर जो प्रोडक्ट बनेगी और फिर वो जो प्रोडक्ट आपस में ब्रोक डाउन होगी, वहां से अगर आप उसको लिखोगे तो वो आपके पास क्या होंगे कि वो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। एज अ कंसंट्रेशन ऑफ SO3 इंक्रीजेस, जैसे जैसे आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, आपके पास क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन एक्सेलरेट्स। एक्सेलरेट्स का मतलब है कि बढ़ जाता है। एंड इन द एंड द टू रेट्स आर इक्वल। वो जो दो रेट्स है आपके पास वो इक्वल हो जाते हैं। At this point, SO3 decomposes into SO2 and oxygen as fast as SO2 and SO3 produces SO2। इन दोनों के जो रेट हैं वो बढ़ जाएंगे। जिस स्पीड से सल्फर एंड सल्फर ऑक्सीजन बन रही है उसी स्पीड से हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। एट दिस पॉइंट द रिएक्शन हैज अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम। द स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन की वो स्टेट वे द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू ईच अदर। रिवर्सिबल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन की वो स्पीड जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक ही टाइम पर आपके पास हो रहे होते हैं, उन्हें हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम से डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब मैं आपको बताती हूँ कि डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, जब भी हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक जैसी पोजीशन, यानी रेस्ट पे रहना। इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा हमारे पास होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई चीज, स्टैटिक का मतलब होता है कोई चीज रेस्ट पर, और डायनामिक का मतलब होता है कोई चीज मूविंग हो लेकिन उनकी पोजीशन सेम। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम स्टिल ओवर हियर, आई एम सिटिंग on a table and then I am at rest। तो ये मेरे पास क्या है, static equilibrium। But let's say I am at gym और I am doing some exercise। अब मैं एक ही एक्सरसाइज अगर कांस्टेंट करती रहूंगी
वही एक्सरसाइज अगर मैं कांस्टेंट करते रहूंगी तो मेरी पोजीशन चेंज नहीं होगी, मैं एक ही एक्सरसाइज बार बार कर रही हूँ, तो इसमें आपके पास क्या होगा, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब है एक ही जगह पर रहना। अब वो हो सकता है वो रेस्ट पर हो, मूव ना कर, और वो एक ही जगह पर हो। और डायनेमिक एक का मतलब है कि एक मूव करते रहना लेकिन फिर भी आप पॉइंट उसी पोजीशन पर होगे। जैसे आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम के साथ एग्जांपल ले सकते हो कि आप एक ही जगह पे गोल गोल घूमते रहोगे, एक ही जगह पे गोल गोल घूमते रहो, अब आप वो आपका रिपीटेटिव मैनर है, वो आपकी डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे भी अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं, तो वो आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। यानी वो स्टॉप भी नहीं हो रहे, रेस्ट भी नहीं कर रहे, और वो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। दोबारा से इसको देख लेते हैं। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की वो स्टेट विद द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन अकर एट द सेम टाइम। यहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टाइम पर होता है, उसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम को आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कहते हो। क्यों? दिस इज बिकॉज द रिएक्शन डू नॉट स्टॉप व्हेन दे रीच इक्विलिब्रियम। जब वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिएक्शन रुक जाएगी। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली रिएक्टिव, जो अलग अलग के मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली रिएक्ट करेंगे। However, the actual quantities of the reactant product do not change. जो हमारे पास actual quantities हैं वो change नहीं होती है। This means that the concentration of reactant and product become constant in an equilibrium state. जो हमारे पास reactant की product की concentration होती है वो constant रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कि हमारे पास इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस है। इक्विलिब्रियम इज अचीव, इक्विलिब्रियम आपके पास होता है व्हेन प्योर रिएक्टेंट आपके पास है, प्योर प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, और अ मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर फर्स्ट प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर। आपके पास इक्विलिब्रियम आता है जब आपके पास प्योर प्रोडक्ट्स, प्योर रिएक्टेंट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट का जो मिक्सचर है वो हम क्लोज कंटेनर के अंदर रखते हैं। In each such cases, the forward and backward movement में tank occurs at the same time. अब इसमें क्या होगा कि जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की मूवमेंट है वो टैंक में एक साथ होगी। This leads to a situation where the concentration of reactant product remain the same indefinitely as long as the following conditions are met. इसकी कंडीशंस आपके पास क्या आएंगी, सिचुएशन आपके पास क्या आएगी जब आपके पास ये कंडीशन सेम होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फॉर एग्जांपल बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है और आप कंडीशन को चेंज कर दें तो ऑफ कोर्स के वो जो इक्विलिब्रियम है आपका वो नहीं आएगा। आप फैक्टर्स को, उसकी कंडीशंस को, उनके ऊपर जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, अगर उन्हें आप चेंज कर दोगे तो वो कभी भी नहीं आएगा। तो आपने वो अनचेंज रखना है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो अनचेंज होनी चाहिए। सेकेंडली, टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। एंड थर्ड, हमारे पास जो प्रेशर और वॉल्यूम है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम है, ये सब चीज़ें आपके पास कांस्टेंट होनी चाहिए, अनचेंज होनी चाहिए। अगर आपके पास इक्विलिब्रियम है और आप इसको चेंज कर रहे हो, या इक्विलिब्रियम से पहले भी अगर आप इसको चेंज कर रहे हो, तो इक्विलिब्रियम कभी आपके पास अचीव नहीं होगा। अगर आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव हो भी किया और फिर आप कंडीशन को चेंज कर रहे हो तो वो इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा। तो आपने इन फैक्टर्स को, कंडीशंस को चेंज नहीं कर। खराब का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक रिएक्शन है, ये तो आपको पता है ना कि हर रिएक्शन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है। ओके, मैं आपको बताती हूँ। जिन्होंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी और उन्होंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल, ये वाली जो एग्जाम्पल उन्होंने आपको दी है, और ये उन्होंने कंडीशंस लिखी। मैं क्या करूँ, मैं टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैं उसको पहले 450 डिग्री दे रही हूँ मैं, और एकदम मैं उसको चेंज करके 300 पे कर दूँ। मैं 200 एटीएम से प्रेशर कम करके 100 एटीएम पे कर दूँ। मैं इसको बढ़ा भी सकती हूँ। मैं टेम्परेचर लेट्स से मैं 600 पे कर दूँ। मैं जो प्रेशर है वो मैं 300 पे कर दूँ। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। जो मुझे उनको देनी चाहिए मैं वो नहीं दे रही हूँ। तो ऐसी सूरतों में इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। अगर बन गया है तो फिर भी वो खराब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आपके पास नहीं बनेगा, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नहीं बनेगा। नेक्स्ट,
यहाँ पे आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया गया है। हम क्या करें, हम हीट का अफेक्ट देख रहे हैं ऑन अ केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ कि हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। अब वो क्या कर रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम के अंदर वो इफेक्ट देख रहे हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर के इफेक्ट का क्या मतलब है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम है और फिर हम उसको चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले एक्टिविटी आएगी, सबसे पहले हम मटेरियल्स लेंगे रिक्वायर्ड। टेस्ट ट्यूब आपके पास होती है, आपने अपने लैब्स में देखी होगी, इस तरह के टेस्ट ट्यूब होती है, डिफरेंट साइज होता है उनके पास। ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर जिससे आप ड्रॉप्स डालते हो, या आपने अक्सर देखा होगा घरों में, वो जो जैसे छोटे बच्चों को ड्रॉप्स दिए जाते हैं उस तरह का होता है, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा होता है। ऑफ कोर्स मतलब लाइक पर्पस वही होता है, उससे भी ड्रॉप्स निकल रहे होते हैं, बट उससे थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। हीटिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो आप हीट ले सकते हो, आप कोयल ले सकते हो, आप गैस यूज़ कर लो, आप इलेक्ट्रिकल हीटर यूज़ करोगे, इसका मतलब है कि कोई भी हीटिंग सिस्टम। जो हम कंपाउंड ले रही हैं दैट इज द हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड का क्या मतलब है कि इसके साथ आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। ये हमारे पास कॉपर सल्फेट और इसके साथ आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, तभी हम कहते हैं कि ये हाइड्रेटेड है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर। प्लेस 5 ग्राम, सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो आपने लिया है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, उसे प्लेस करोगे। कितनी अमाउंट प्लेस करोगे, 5 ग्राम की टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसे स्लोली हीट करोगे। हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, हम टेस्ट ट्यूब लेंगे इस तरह के, ऑलमोस्ट आपके पास टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर आप क्या करोगे, 5 प्लेस करेंगे, 5 ग्राम्स कॉपर हाइड्रेटेड सल्फेट, 5 ग्राम्स कॉपर सल्फेट इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म, कि उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच। ओके, एंड देन हीट स्लोली। आपके पास कोई ना कोई हीट भी यहाँ प्रेजेंट होगी, कोई ना कोई हीट सोर्स आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो कि हम स्लोली हीट करेंगे। ये आपके पास क्या है, दिस इज द हीट सोर्स। ऑब्जर्व द कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू वाइट। ये पहले जो आपके पास मटेरियल है, लेट मी शो यू, कि ये पहले आपके पास ब्लू होंगे और ये ब्लू से वाइट में हो जाएंगे। ये आपके पास ब्लू होंगे एंड दे कन्वर्टेड फ्रॉम ब्लू टू वाइट में आपके पास कन्वर्ट हो जाएंगे। अलाउ द टेस्ट ट्यूब एंड इट्स कंटेंट टू कूल एट द रूम टेम्परेचर। फिर हम क्या करेंगे, अपने इस सोर्स को रिमूव कर देंगे, जो हमारा हीटिंग सोर्स है उसे हम रिमूव कर देंगे और ये हमारे पास रूम टेम्परेचर पे कूल करेंगे। रूम टेम्परेचर पे कूल करने का मतलब क्या है कि आप इन्वायरमेंट तक ही उसे कूल करोगे, आप कूल करने के लिए कोई रेफ्रिजरेटर या कुछ और नहीं लगाओगे। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू द टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर। अब फिर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर दोबारा ड्रॉपर के थ्रू हम वाटर डालेंगे एंड ऑब्जर्व द कलर चेंज फ्रॉम वाइट टू ब्लू अगेन, और दोबारा वाइट से ब्लू हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक कंपाउंड है, ये क्यों होता है, हमारे पास कॉपर सल्फेट है, CuSO4.H2, यानी कॉपर सल्फेट जो कि अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में है और इसका कलर है ब्लू। जब हम हीट करते हैं तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये रिमूव हो जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं और हमारे पास सिर्फ खाली कॉपर सल्फेट बन जाता है, जो कि वाइट कलर का रह जाता है। रिपीट कि मैं, कॉपर सल्फेट आपके पास हाइड्रेटेड फॉर्म में है, कॉपर सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट और साथ उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रेटेड फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स भी अटैच हैं, तो वो तो ब्लू फॉर्म में है। हम उनको कन्वर्ट करेंगे, जब हम हीट करते हैं तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं। जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ कॉपर सल्फेट रह जाएगा, जो कि वाइट कलर में था, जो हमने अपने एक्सपेरिमेंट के फर्स्ट पार्ट में देखा। उसमें आपने क्या किया, आपने ये वाले कॉपर हाइड्रेटेड सल्फेट लिया, आपने उसको हीट किया, ये पहले ब्लू में था, जब आप हीट करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे
और ये कॉपर सल्फेट बन जाएगा जो कि वाइट कलर का होता है। फिर हमने क्या कर रहे हैं, हम ड्रॉपर से दोबारा ऐड कर रहे हैं उसके अंदर वाटर। जब हम दोबारा ऐड करेंगे तो ये वाइट वाला उसमें दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वाइट से अब ब्लू में दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे आप देखें जो कि यहाँ मेंशन है, ऑब्जर्व द कलर चेंज। ओके, मैं दोबारा स्टार्ट से पढ़ते हैं। प्लेस 5 grams ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इन अ टेस्ट ट्यूब। हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, हीट स्लोली। फिर हम इसे आहिस्ता आहिस्ता हीट कर। ऑब्जर्व द कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू वाइट। हम क्या कर रहे हैं, हम कलर को चेंज कर रहे हैं, ब्लू से वाइट की तरफ हो जाएगा। अलाउ द टेस्ट ट्यूब टू इट्स कंटेंट टू कूल एट रूम टेम्परेचर। फिर हम क्या करेंगे कि हम उस टेस्ट ट्यूब को कूल करेंगे रूम टेम्परेचर पे, एंड देन ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू द टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर। फिर हम क्या करेंगे, कुछ ड्रॉपर की मदद से टेस्ट ट्यूब के अंदर ड्रॉपर डाल देंगे। ऑब्जर्व द कलर चेंज फ्रॉम वाइट टू ब्लू अगेन। हम क्या करेंगे, हम कलर चेंज करेंगे ताकि हमारा वाइट से ब्लू दोबारा हो जाए। हम देखेंगे when a copper sulfate is heated, जब वो कॉपर सल्फेट हीट करेगा, द वाटर इन इट इज रिमूव्ड। जब हम कॉपर सल्फेट को हीट कर रहे हैं तो वाटर हमारे पास रिमूव हो जाएगा और वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनाएगा। इसको आप क्या बोलते हो, इसका हमने बोला था हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। एन का मतलब होता है रिमूव करना, हाइड्रस का मतलब होता है वाटर। तो हम क्या करेंगे, हम वाटर को रिमूव कर देंगे इन विच इज अ वाइट सॉलिड। जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है जिसमें से अब वाटर रिमूव हो चुके हैं, वो तो हमारे पास वाइट सॉलिड है। दिस कॉपर सल्फेट चेंजेस ब्लैक टू द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑन एनिड वाटर। तो जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो वो वाइट से दोबारा से एनहाइड्रेटेड से हाइड्रेटेड हो जाएगा। तो ये जो कॉपर सल्फेट डॉट 5H जो 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे पास ब्लू सॉलिड है और ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सल्फेट के में जो कि वाइट सॉलिड है, वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे। सिमिलरली मैंने आपको एक और एग्जांपल दी है जिसमें हमारे पास कोबाल्ट क्लोराइड है और वो जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा, यानी जब 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे तो वो हमारे पास पिंक सॉलिड होगा। सिमिलरली जब आप वाटर को रिमूव करोगे तो आपके पास वाटर रिमूव हो जाएगा तो वो एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाएगा जो कि ब्लू होगा। हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड इज अ पिंक सॉलिड। जो हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड है आपके पास वो पिंक सॉलिड है। हाइड्रेटेड का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। व्हेन हीटेड, जब आप उसे हीट करेंगे, इट लॉसेस वाटर, ये वाटर को लॉस कर देगा एंड बिकम एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड। एनहाइड्रस मीन के वाटर को रिमूव करके फिर वो कोबाल्ट क्लोराइड बन जाएगा जो कि ब्लू सॉलिड है। सो द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। बट व्हेन द वाटर इज एडेड, जब आपके पास वाटर ऐड होगा इसमें, इट एब्जॉर्ब्स वाटर। राइट और लेफ्ट का क्या मतलब है कि जब हम हीट कर रहे हैं तो वो इस साइड की तरफ जाएगा और जब आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हो तो ये कंपाउंड बनेगा। इसलिए वो राइट और लेफ्ट का नाम रहे हैं, मतलब इसका मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स ही होती है। जब वो कहें लेफ्ट साइड पे तो इसका मतलब है कि वो लेफ्ट साइड पे कौन होता है, रिएक्टेंट होते हैं। जब वो कहें राइट साइड पे तो राइट साइड पे तो आपकी प्रोडक्ट होती है। हम जब एरो लगाते हैं तो राइट साइड पे हम प्रोडक्ट मेंशन करते हैं। तो जब मैं यही कह रहे हैं कि सो द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द लाइट, इक्विलिब्रियम राइट की तरफ हो जाएगा, मीन्स कि प्रोडक्ट बन रही है। हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, कॉपर हाइड्रेट को हीट कर रहे हैं और वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है, यानी कॉपर क्लोराइड बन रहा है। एज जब हम उसमें से वाटर ऐड करेंगे तो वाटर को अब्सॉर्ब करेगा और जो इक्विलिब्रियम है वो आपका हाइड्रेटेड क्लोराइड फॉर्म में आ जाएगा। ये आपके पास सिमिलर एग्जांपल है जो कि ऊपर। तो उम्मीद है अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा एंड इससे आपकी एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो गई है। वापसी कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे फ्री के नोट्स डाले हुए हैं टॉपर बच्चों के, तो वो नोट्स जाके आप गूगल ड्राइव की लिंक से वसूल कर लें। और अब बात आती है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस की। ये हम यूट्यूब पे नहीं कराते। ये आप देख रहे हैं हमारे इतने बच्चों के मार्क्स क्यों आए, वो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसका जवाब नहीं लिखना आता, इसलिए बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर पे लिखते कैसे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। इसलिए तो हमारी रिवीजन बैच आई हुई है। रिवीजन बैच में हम आपको सिखाते हैं कि जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये कोई नहीं सिखाता आपको पूरे पाकिस्तान में। और साथ में हम आपको 3 गेस्ट पेपर देते हैं जिससे हमारा आधे से ज़्यादा 70% पेपर तो लग ही जाता है। तो इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज़्यादा मार्क्स आएँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे। 800 रुपये आपने ये दे दिए, 2 महीने हम आपको A to Z सारी तैयारी करा लेंगे। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं तो ये 3000 रुपये होंगे 7 सब्जेक्ट्स के। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें, हम आपको रिवीजन बैच में ऐड कर लेंगे और आपको सिखाएंगे कि बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं।